नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र राठौर आज फिर एक बार आपके सामने बहुत ही शानदार, दमदार और जानदार टॉपिक लेकर आया हूँ। नेफ्रॉन की संरचना। ये कक्षा 10 का टॉपिक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें कक्षा 10 में बोर्ड की परीक्षा में एक प्रश्न इस डायग्राम में से पूछा जाता है, डायग्राम का पूछा जाता है और इससे संबंधित छोटा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। सबसे पहले हमें कुछ बातों का पता होना जरूरी है, जैसे कि ये नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है। मैंने पहले वीडियो में जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया था, मानव उत्सर्जन तंत्र, उसमें मैंने जो वृक्क की संरचना है उसको पढ़ाया था कि वृक्क होते हैं मानव के अंदर, किडनी दो होते हैं और इनमें जो वृक्क धमनी है उसके द्वारा अशुद्ध रक्त वृक्क में आता है और फिर जो एक मूत्र वाहिनी होती है उसके द्वारा, और यह रक्त अशुद्ध रक्त शुद्ध होकर करके और वृक्क शिरा के द्वारा शुद्ध रक्त तो धमनी में चला जाता है और जो अशुद्ध या अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो मूत्र वाहिनी के द्वारा कहा जाता है, मूत्राशय में जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया यहाँ जो रक्त अशुद्ध आता है उसके बाद वो शुद्ध हो जाता है, ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है वो मैंने यहाँ बताई थी कि एक नेफ्रॉन नामक संरचना पाई जाती है जिसके द्वारा रक्त को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और उससे मूत्र का निर्माण होता है। तो आज हम इसमें यही देखने वाले हैं कि जो रक्त है उसको शुद्ध किस प्रकार से किया जाता है और फिर जो अपशिष्ट पदार्थ है उनसे मूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है, ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेफ्रॉन में यहाँ एक कोशिका पाई जाती है। ये जो संरचना है इसको कहते हैं बोमेन संपुट। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। अब बोमेन संपुट में एक चालनी की तरह कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिनको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कोशिकाएं कहते हैं इनको, ग्लोमेरुलस कोशिका। ये ग्लोमेरुलस कोशिका किस प्रकार होती है? ये चालनी की तरह होती है, यानी जो चाय पत्ती छानने की चालनी होती है उसकी तरह होती है। इनमें यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आने के बाद ये क्या होते हैं, यहाँ ऐसे जाल सा पाया जाता है, इसमें ऊपर आते ही रक्त में से अपशिष्ट पदार्थ है वो निकल करके नीचे चले जाते हैं और ऊपर क्या रह जाता है, शुद्ध रक्त ऊपर रह जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनमें यूरिया होता है, अन्य कुछ उपयोगी पदार्थ भी उसके अंदर होते हैं और जल होता है। ठीक है, तो अधिक मात्रा में होता है जल, उपयोगी पदार्थ भी उसमें होते हैं, लेकिन मुख्य अपशिष्ट पदार्थ यूरिया होता है। यूरिया उसमें मिला हुआ होता है और केवल रक्त है वो ऊपर रह जाता है। ग्लोमेरुलस कोशिकाएं इसी प्रकार की एक चालनी की तरह नलिकाएं होती हैं, उनमें रक्त है वो छन जाता है और अशुद्धियां नीचे चली जाती है। अब जो शुद्ध रक्त बच गया वो तो और धमनी के द्वारा ऊपर चला जाएगा, ये मैंने उत्सर्जन तंत्र में पढ़ा दिया। अब इसके बाद जो अशुद्ध यूरिया और अपशिष्ट पदार्थ बच गए वो कहाँ रहते हैं, जो बच गए वो कहाँ रहते हैं, ग्लोमेरुलस कोशिका में। यहाँ छनने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो यहाँ आएंगे। इस पूरी को कहते हैं वृक्क नलिका। क्या कहते हैं? वृक्क नलिका। ठीक है, तो वृक्क नलिका में क्या होगा, अब जो अपशिष्ट पदार्थ है उनके साथ उपयोगी पदार्थ भी है वो मिले हुए हैं और वो उपयोगी पदार्थ हैं वो तो यहाँ से अवशोषित हो जाएंगे। उनको इस प्रक्रिया को कहते हैं पुनः अवशोषण, यानी जो मुख्य उपयोगी पदार्थ हैं वो अवशोषित होने की प्रक्रिया को कहते हैं पुनः अवशोषण। यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ अवशोषण होगा। ये जो नलिका है इसके द्वारा देखो NaCl H2O K+, NH3 H+, ये कुछ उपयोगी पदार्थ हैं, यानी नमक है, जल है, पोटेशियम आयन है और H+ आयन है, अमोनिया है, तो ये सब उपयोगी पदार्थ हैं। इनको अपशिष्ट के रूप में हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए इस वृक्क नलिका में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। वो छिद्र क्या कर लेते हैं, इन पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लेते हैं और अवशोषण करने के बाद इसमें केवल क्या बचता है, यूरिया मुख्य अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बचता है।
और उस यूरिया को ये वृक्क नलिका आगे ले जाती है। क्योंकि ये जो बोमेन संपुट है उसकी ये समीप होती है, इसलिए इसको जो पास वाली नलिका है इसको कह देंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका। कुंडलित का मतलब है ये ऐसे मुड़ी हुई है, सांप की तरह ऐसे मुड़ी हुई है, कुंडलित नलिका इसलिए कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका हुई। और इसके बाद जो यूरिया है वो कहाँ जाएगा, ये इस प्रकार की मुड़ी हुई संरचना होती है। ये क्या होती है, जो बालों की क्लिप होती है उस आकार की संरचना है, इसलिए इसको हेनली लूप कहते हैं। यानी क्लिप के आकार की संरचना है इसलिए इसको हेनली लूप कहते हैं। अब जो यूरिया बच गया, और यूरिया में अभी भी जो मुख्य उपयोगी पदार्थ हैं वो आगे जाएंगे। कुछ का यहाँ अवशोषण हो गया, कुछ यूरिया है उसके साथ उपयोगी पदार्थ है वो यहाँ से इसमें जाएंगे। ये क्योंकि इससे दूर है थोड़ी सी, तो इसलिए कह देते हैं इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका। और इसमें जाएंगे, इसमें जाने के बाद यहाँ भी उनका अवशोषण होगा, तो इस प्रक्रिया को कह देंगे पुनः अवशोषण। और पुनः अवशोषण के बाद केवल और केवल क्या बचता है, यूरिया बचता है और कुछ मात्रा में जल बचता है। जल बहुत अधिक मात्रा में होता है लेकिन उसका पुनः अवशोषण हो जाता है, और अवशोषण होने के बाद कुछ मात्रा में जल बचता है, और कुछ जल है उसके साथ यूरिया मिला हुआ है जो यहाँ आ जाता है। और ये क्या है, अंत में मूत्रवाहिनी। तो यहाँ मूत्रवाहिनी में वो आ जाता है, और मूत्रवाहिनी के बाद कहाँ जाता है, मूत्राशय में जाता है। और मूत्राशय में कुछ समय के लिए इकट्ठा रह करके फिर शरीर के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया है। इसमें देखो जो ग्लोमेरुलस है वो छानने का काम करती है। बोमेन संपुट है, इसको पूरी संरचना को बोमेन संपुट कहते हैं। इसमें जो कोशिकाएं होती है वो ग्लोमेरुलस कोशिकाएं होती हैं, वो रक्त को छान देती है। अपशिष्ट जो रक्त है वो ऊपर रह जाता है, अपशिष्ट पदार्थ और कुछ उपयोगी पदार्थ उसके अंदर चले जाते हैं, और उनमें से उपयोगी पदार्थों का यहाँ एक बार अवशोषण हो जाता है, और अवशोषण होने के बाद कुछ और बच जाते हैं, उनका यहाँ अवशोषण हो जाता है। फिर केवल अपशिष्ट के रूप में यूरिया बचता है, और उसके साथ क्या बचता है, जल बचता है। उसको मूत्रवाहिनी के द्वारा कहाँ भेज दिया जाता है, मूत्राशय। और जो रक्त साफ हो गया, शुद्ध हो गया, उस रक्त को और यहाँ से धमनी में भेज दिया जाएगा, और वो धमनी उसको हृदय तक ले जाती है।